दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस मर्डर इन्वेस्टिगेशन सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैरेक्टर्स को कवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लिया गया है, जिस वजह से शुरू के 2 मिनट्स के बाद स्टोरी आपको इधर उधर हिलने भी नहीं देगी। तो चलिए अब बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीरीज की शुरुआत में हमें नैना नाम की लड़की दिखाई देती है, जो देर रात किसी सुनसान जगह से निकलकर भाग रही थी और साथ ही एक कार उसका पीछा कर रही थी। इस बीच नैना झाड़ियों में छुप जाती है, जिसके बाद वो कार थोड़ा रुककर आगे बढ़ जाती है। ये देखकर अब नैना राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो कातिल उसके मुंह पर टॉर्च मारते हुए उसके पेट में चाकू घोंपकर मार देता है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कहानी इसी मर्डर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसके बाद सीन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसीपी संयुक्ता पर आता है, जो अपने पति और बेटी के साथ अहमदाबाद शिफ्ट होने की तैयारी कर रही होती है। उसकी बेटी माही सुबह सुबह सो रही होती है, जबकि संयुक्ता चुपचाप अपना सामान पैक करने में लगी थी। लेकिन तभी उसका जूनियर सुनील उसे फोन करके बताता है कि मैडम, हमें एक लाश मिली है, आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद संयुक्ता जल्दी तैयार होकर निकलती है तो उसकी माँ गुस्से में कहती है कि तेरे ऑफिस वालों को अब भी चैन नहीं है, जो तेरे जाने से पहले भी तुझसे पूरा काम ले रहे हैं। अब संयुक्ता अपनी माँ को समझाती है कि ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी पड़ेगी। खैर, अब क्राइम सीन पर पहुंचकर कांस्टेबल सुनील उसे बताता है कि मैडम, लाश बिल्डिंग के अंदर है और केतन और गौतम अंदर मौजूद हैं। फिर इतने में उन्हें अंदर से 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद संयुक्ता फौरन सुनील को बैकअप बुलाने को कहती है और खुद बंदूक लेकर अंदर चली जाती है। आगे बढ़ने पर वो देखती है कि हॉल में कुर्सी पर उसका जूनियर केतन मरा पड़ा है, लेकिन तभी सामने से एक दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि डीसीपी दीपक राठी केक लेकर सभी के साथ अंदर आ रहे हैं। असल में ये सब संयुक्ता की फेयरवेल पार्टी थी और सभी जानते थे कि अगर कोई केस नहीं होगा तो वो पार्टी में नहीं आएगी, इसलिए सभी ने मिलकर ये सरप्राइज प्लान किया था। इसके बाद हमें शहर की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी नई सोच पार्टी का हेड ऑफिस दिखाया जाता है और उस पार्टी के कर्ता धर्ता का नाम था तुषार। अब हम देखते हैं कि तुषार की सेक्रेटरी रक्षा हेड ऑफिस आती है और अपने पीए आयुष से कॉलेज प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में पूछती है। अब इस बीच तुषार का कैंपेन मैनेजर साहिल भी वहां आ जाता है, तो रक्षा उससे गुस्से में पूछती है कि तुषार कहाँ है, जिस पर साहिल कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। इस तरह हम देखते हैं कि असल में तुषार उस समय शराब पीते हुए अपनी शादी का वीडियो देखकर इमोशनल हो रहा था, जिस वीडियो में उसकी बीवी शुभांगी शामिल थी। उधर अपने काम पर लौटते ही संयुक्ता देखती है कि उसकी टेबल पर एक नया लड़का बैठा है, जिसका नाम है जय। असल में संयुक्ता यहाँ से ट्रांसफर होकर अहमदाबाद जा रही थी, इसलिए उसकी जगह पर जय को अपॉइंट किया गया था, जो खुद भी एक एसीपी था। हालांकि संयुक्ता को जय का बचकाना रवैया पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जय कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन तभी अचानक डीसीपी राठी वहां आ जाता है और नोटिस करता है कि संयुक्ता और जय का इंट्रोडक्शन पहले से ही हो चुका है। इसके बाद वो उन्हें एक केस सौंपते हुए कहता है कि खदान के 48 नंबर पोल के पास खून से सना हुआ एक कपड़ा मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस केस को देखो। हालांकि अपना आखिरी दिन होने की वजह से संयुक्ता को लगा था कि शायद उसे आज कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से जय भी डीसीपी राठी से कहता है कि सर, इन्हें रहने दीजिए, मैं अकेले जाकर देख लूंगा। लेकिन इतने में राठी उसे ऐसे देखता है जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। इसके बाद डीसीपी राठी संयुक्ता को अपने केबिन में बुलाकर उसे गिफ्ट देकर उसकी नई जिंदगी की शुभकामनाएं देता है। लेकिन फिर आखिरी में वो कहता है कि इस डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत है, इसलिए वो एक बार और सोच ले, जिस पर संयुक्ता कहती है कि वो काम के चक्कर में अपने रिश्ते खो रही है और अब वो उन्हें संभालना चाहती है। साथ ही उसका पति भीष्म भी अहमदाबाद में नई नौकरी शुरू कर रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ जाना चाहती है। खैर, अब हम देखते हैं कि फिलहाल इस आखिरी केस और आखिरी दिन के लिए संयुक्ता जय के साथ क्राइम सीन पर चली जाती है। इसके बाद सीन उद्धव और पायल नाम के मैरिड कपल पर आता है, जो कि एक खराब वॉशिंग मशीन को ठीक कराने के चक्कर में आपस में लड़ रहे थे। पायल चाहती थी कि उद्धव एक नई वॉशिंग मशीन ले ले, जबकि उद्धव इस चीज के लिए ऑफर्स और स्कीम्स का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो एक मामूली ट्रक ड्राइवर था। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस टीनेज लड़की का हमने मर्डर होते देखा था, वो नैना असल में इन्हीं की बेटी है। नैना अक्सर पढ़ाई के लिए अपनी फ्रेंड लावण्या के पास जाती थी,
जिस वजह से पायल काफी परेशान होती थी। लेकिन उद्धव उससे यही कहता था कि वो फिक्र ना करे, उनकी बेटी पढ़ने ही तो गई है। उधर रास्ते में जय के अजीब से गाने सुनकर संयुक्ता और सुनील परेशान हो जाते हैं। इसी बीच जय डींगे मारता है कि उसके पिता पुलिस में थे, इसलिए अपराधियों को पकड़ना उसके खून में है। वहीं उधर नई सोच पार्टी में रक्षा खुश होकर बताती है कि उनका सेफ मैंग्रोव कैंपेन सफल हुआ है और विमेन सेफ्टी ऐप टेस्टिंग के लिए तैयार है। इस बीच कैंपेन मैनेजर साहिल तुषार से कहता है कि उसे शुभांगी की पुण्यतिथि पर पोस्ट करनी है, लेकिन तुषार मना करता है क्योंकि उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। उधर हम देखते हैं कि जैसे ही संयुक्ता और जय क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो संयुक्ता फौरन अपनी बंदूक की गोलियां निकालकर डैशबोर्ड पर रख देती है, जिसे देखते ही जय हैरान होकर पूछता है कि गोली के बिना बंदूक का क्या फायदा। तो संयुक्ता कहती है कि वो केस की जांच करने आए हैं, ना कि किसी किलर को पकड़ने, इसलिए यहाँ बंदूक नहीं दिमाग की जरूरत पड़ेगी। इतने में इंस्पेक्टर शिंदे एक खून से सनी हुई हुडी लाता है जो सुबह कुछ बच्चों को मिली थी। वो बताता है कि पास में ताजा खून और एक फोन मिला है जो किसी भयानक घटना की ओर इशारा करता है। अब इसी बीच पानी का एक टैंकर वहाँ से गुजरता है, जिसे देखकर संयुक्ता उस पर शक करने लगती है। हालांकि जय कहता है कि ये हुडी एक कॉलेज की है, इसलिए उन्हें वहाँ जाकर पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन संयुक्ता उसकी बात अनसुनी करके अकेले उस टैंकर का पीछा करने लगती है। उधर पार्टी ऑफिस में तुषार रक्षा का हाथ पकड़ता है तो रक्षा अपना हाथ झटक कर पूछती है कि वो कल रात पार्टी से कहाँ गायब था, क्योंकि उसने उसका एक कॉल तक नहीं उठाया। जिस पर तुषार कहता है कि उसे ये पॉलिटिक्स पसंद नहीं, इसलिए वो घर चला गया था और फोन लिविंग रूम में होने की वजह से रक्षा के कॉल्स उससे मिस हो गए। यानी इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। इतने में साहिल वहां आकर बताता है कि सर्वे के मुताबिक शहर के 23% लोग बाहर से आए हैं, इसलिए कैंपेन में तुम्हें यही कहना होगा कि तुम सभी भारतीयों के साथ हो। अब रक्षा बताती है कि प्रेरणा पार्टी की प्रेसिडेंट जानवी तुषार से मिलना चाहती है, लेकिन साहिल चिढ़कर कहता है कि जानवी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और तुषार को उससे दूर रहना चाहिए, वरना उसकी छवि पर भी असर पड़ सकता है। फिर दोनों में बहस बढ़ती है तो तुषार खुद जानवी से मिलने की बात कहकर और साहिल को अपने काम पर ध्यान देने को कहता है। अब तुषार मुस्कुराकर रक्षा से पूछता है कि वो उसके घर पर शिफ्ट कब होगी, तो रक्षा कहती है कि पहले वो इलेक्शन जीते, फिर वो सबको बताएगी कि पार्टी लीडर और कैंपेन इंचार्ज एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन तुषार पूछता है कि अगर वो हार गया तो क्या होगा, तो रक्षा मुस्कुराकर कहती है कि वो कभी नहीं हारेगा क्योंकि रक्षा उसके पास है। उधर एक झील के पास पहुंचकर संयुक्ता इंस्पेक्टर शिंदे से कहती है कि इसकी गहराई करीब 25 से 30 फुट होगी और इस तरह वो उसे कुछ स्कूबा डाइवर्स और डॉग्स बुलाकर वहां की जांच करवाने को कहती है। हालांकि जय फिर से कहता है कि वो उसके साथ कॉलेज चलकर क्लू ढूंढे, लेकिन संयुक्ता उसे फिर से अनसुना कर देती है, जिससे चिढ़कर जय कहता है कि वो यहाँ का एसीपी है और संयुक्ता को अपनी बेटी के पास जाना चाहिए वरना फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन संयुक्ता जवाब देती है कि शाम तक वो केस की इंचार्ज है, इसलिए तब तक वो उसे अपना काम करने दे और इसके बाद वो उसे कॉलेज चलने को कहती है। उधर हम देखते हैं कि अलॉय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम होने की वजह से तुषार और उसका विपक्षी नेता प्रवीण दोनों ही वहां आते हैं, जहां प्रवीण उससे कहता है कि इतने साल मैं नेता रहा हूं, इसलिए इस साल भी मुझे नेता रहने दो, तुम अगले साल नेता बन जाना। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम विमेन सेफ्टी ऐप पर काम कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दो, अगले साल वो ऐप काम आएगी। अब ये सुनकर तुषार और रक्षा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था और ये जानकारी गुप्त रखी गई थी। इतने में प्रिंसिपल आकर उन्हें बताता है कि ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए टाल दिया गया है क्योंकि कुछ पुलिस वाले पूछताछ के लिए आए हैं। असल में जो हुडी संयुक्ता और जय को मिली थी वो इसी कॉलेज की थी, जिस वजह से वो दोनों यहाँ आए थे। तभी अचानक संयुक्ता के पास उसके पति भीष्म का फोन आता है, इसलिए संयुक्ता वहाँ के प्रिंसिपल से आज के एब्सेंट बच्चों के बारे में पता करने के लिए कहकर खुद भीष्म से बात करने के लिए किनारे हो जाती है। इतने में प्रिंसिपल को उसका स्टाफ बताता है कि सर 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, जिनके नाम है नैना, ओजस, आरफ और लावण्या। इसके बाद प्रोफेसर रंधावा उनकी डिटेल्स और एड्रेस संयुक्ता को दे देता है। लेकिन इतने में संयुक्ता तुषार से कहती है कि हमें बाकी स्टूडेंट्स से भी पूछताछ करनी होगी, क्योंकि ऐसे केसेस में पहले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम आपको अभी रोकना होगा। लेकिन प्रवीण इसका विरोध करता है, जबकि तुषार मामले की गंभीरता को देखकर इसके लिए मान जाता है और फिर प्रवीण को भी मजबूरी में एग्री होना पड़ता है। अब कॉलेज से निकलते ही जय फोन चेक करते हुए कहता है कि नैना का फोन बंद है, जबकि ओजस और लावण्या कॉल नहीं उठा रहे और आरफ का नंबर ऑटो मैसेज दे रहा है। तभी संयुक्ता सोचकर कहती है कि हुडी का साइज एक्स्ट्रा स्मॉल है, जो शायद कोई लड़का नहीं पहनता होगा।
इसलिए अब वो कांस्टेबल सुनील को लावण्या के घर जाने को कहकर खुद जय के साथ नैना के घर चल देती है। अब नैना के घर पहुंचते ही पायल से पूछने पर वो बताती है कि नैना तो लावण्या के घर पर पढ़ने गई थी और अब तक तो कॉलेज पहुंच गई होगी, लेकिन बात क्या है। लेकिन तभी जय उसे बताता है कि वो दोनों क्राइम सेल से हैं और आज नैना कॉलेज नहीं पहुंची है। तो ये सुनकर पायल घबरा जाती है और नैना को फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। इस बीच संयुक्ता दीवार पर लगे फोटो फ्रेम से नैना की तस्वीर निकालकर पूछती है कि क्या वो अभी नीला फोन इस्तेमाल करती है। तो पायल बताती है कि उसने कुछ दिन पहले नैना को नया सफेद स्मार्टफोन दिलवाया था। इस बीच सुनील फोन करके कंफर्म कर लेता है कि लावण्या घर पर है, लेकिन नैना वहाँ नहीं है। उधर उद्धव अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीदने गया था और तभी पायल उसे फोन करके बताती है कि नैना गायब है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो ये सुनकर उद्धव कहता है कि वो जानता है कि नैना कहाँ होगी और वो उसे ले आएगा। इसके बाद वो अपने दोस्त विनायक से कहता है कि अगर नैना इस बार भी उस लड़के के साथ मिली तो उसकी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। और इस तरह गुस्से में वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि क्राइम सीन पर स्निफर डॉग्स को उल्लू की कीचेन मिलती है। वहीं लावण्या घबराकर किसी को मैसेज भेजती है कि तुम कहाँ हो। उधर उद्धव ओजस के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटता है और अंदर से एक लड़की की आवाज सुनकर समझता है कि नैना वही है। इसलिए अब वो पायल को फोन करके कहता है कि नैना मिल गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये सुनकर पायल भी राहत की सांस लेती है और संयुक्ता को बता देती है। इसके बाद संयुक्ता बाहर निकलती है तो उसे कांस्टेबल सुनील का फोन आता है। वो घबराकर पूछती है कि क्या मिला और पूछते ही वो फौरन वहाँ से क्राइम सीन के लिए निकल जाती है। उधर उद्धव जब ओजस के घर में घुसता है तो वहाँ कोई और लड़की होती है, नैना नहीं। इसलिए वो गुस्से में ओजस के बाल पकड़कर पूछता है कि नैना कहाँ है। तो ओजस डरकर बताता है कि नैना पिछली रात फेस्ट से जल्दी निकल गई थी और उसके बाद से उसने कोई और मैसेज नहीं किया। इसके बाद उद्धव फौरन पायल को बताता है कि नैना अब तक नहीं मिली, लेकिन वो उसे जल्दी ही ढूंढ लेगा, जिसे सुनकर पायल की चिंता वापस से बढ़ जाती है। अब उद्धव अपने दोस्त विनायक को फोन करके कहता है कि वो अपने दोस्त इंस्पेक्टर शिंदे से पूछे कि नैना के केस की जांच कहां चल रही है। तो विनायक शिंदे से पूछकर वो लोकेशन उद्धव को बता देता है। अब इसी बीच झील से एक सफेद कार निकलती है और उद्धव भी वहां पहुंचने ही वाला होता है। तभी संयुक्ता उस कार की डिग्गी खोलती है और अंदर एक लाश को देखकर हैरान रह जाती है, जो असल में नैना की ही लाश थी। अब संयुक्ता देखती है कि लाश खून से सनी हुई थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इसके बाद वो नैना की तस्वीर याद करती है और समझ जाती है कि ये वही लड़की है। इतने में उद्धव भी दौड़कर वहां आता है और डिग्गी में अपनी बेटी की लाश को देखकर चीखते हुए रोने लगता है और कहता है, मैं उसका पिता हूँ, मुझे उसके पास जाने दो। ये सीन देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि इसी बीच पायल भी फोन पर यह सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अब उद्धव को बेकाबू होता देख जय उस डिग्गी को बंद कर देता है और पुलिस वाले उद्धव को संभालने लगते हैं। फिर फॉरेंसिक हेड गौतम बताता है कि नैना की मौत पिछली रात हुई थी, साथ ही उसके पैरों पर कई कटे फटे निशान हैं। शायद वो खुद को बचाने के लिए नंगे पांव जंगल में दौड़ी थी। अब जय सोचता है कि रात के समय में इतनी वीरान जगह पर कोई क्यों भागेगा। तभी माही अपनी माँ संयुक्ता को फ्लाइट से पहले फोन करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने से वो कॉल नहीं लग पाती। उधर उद्धव जमीन पर बैठकर रोता रहता है और इधर नैना की लाश फॉरेंसिक टीम को सौंप दी जाती है। अब संयुक्ता उस कार की बाहर से जांच करती है और तभी वो झुककर कुछ उठाती है, जो कि तुषार की पार्टी का लोगो और उसकी तस्वीर वाला बेच था। अब वो चुपचाप उसे देखती रहती है और सोचती है कि क्या तुषार, जो युवाओं का आदर्श नेता है, वो इस क्रूर हत्या का गुनहगार है। अब पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि नैना के शरीर पर कई चोटें हैं। उसके सिर के बालों में टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले हैं, तो शायद किसी ने बोतल से वार किया होगा। साथ ही उसके पेट में तेज धार वाला चाकू घोंपा गया है, जिससे बहुत खून बहा है और उसकी लाश कई घंटे पानी में रही है। इसीलिए कातिल का डीएनए मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जब उसे कार की डिग्गी में बंद करके पानी में फेंका गया, तब नैना जिंदा थी और उसके फेफड़ों में पानी भरने से वो डूबकर मारी गई। अब पोस्टमार्टम रूम से बाहर आते ही डीसीपी राठी मामले को संभालने की बात करते हैं और साथ ही वो जय और संयुक्ता को पूछते हैं कि क्या उनकी तुषार से इस बारे में बात हुई। तो जय कहता है कि सर, हमने कोशिश की है, लेकिन अभी वो बिजी है। तो राठी आदेश देते हैं कि वो दोनों फौरन तुषार से मिलकर इस बारे में बात करें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और बड़े नेता से जुड़ा है। ऊपर से 1 महीने में इलेक्शन है, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आखिरी में वो संयुक्ता से कहते हैं कि अब तुम 2 दिनों में इस केस को सॉल्व करके ही अहमदाबाद जाना। और तभी संयुक्ता को याद आता है कि उसकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। इसलिए अब वो राठी से रिक्वेस्ट करती है
कि वो उसे जाने दें और आगे जय सब संभाल लेगा। लेकिन राठी कहता है कि जय अभी नया आया है और ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो तुम्ही को ये केस जय के साथ देखना होगा। फिर राठी के जाने के बाद जय गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि राठी ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इतने में संयुक्ता भीष्म को मैसेज करती है कि उसे 2 दिन और रुकना होगा, क्योंकि एक बड़ा कांड हो गया है। साथ ही वो इस बारे में माही को भी कॉल करके बता देती है। इधर हम देखते हैं कि तुषार की टीम में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि साहिल और रक्षा को पता चलता है कि विपक्षी नेता प्रवीण ने उनके जैसा विमेन सेफ्टी ऐप अनाउंस कर दिया है। अब रक्षा कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी ने उनका आइडिया लीक किया है। इस बीच साहिल भी प्रेस ब्रीफिंग की बात करता है, लेकिन तुषार ये सब करने से मना करता है, क्योंकि इससे उन पर शक आएगा। और तभी जय और संयुक्ता तुषार के पास पहुंचते हैं, जहां संयुक्ता उसे उस सफेद कार की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये आपकी गाड़ी है, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज से एब्सेंट थे उनमें से नैना नाम की स्टूडेंट की लाश इसी गाड़ी में मिली है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और साहिल बताता है कि ये कैंपेन के लिए ली गई किराए की गाड़ियों में से एक गाड़ी है। तभी तुषार कहता है कि वो रात 9:30 बजे घर चला गया था और सिक्योरिटी गार्ड से उसकी पुष्टि हो सकती है, यानी वो उस गाड़ी में नहीं था। इतने में रक्षा गुस्से में आकर होम मिनिस्ट्री तक शिकायत की धमकी देती है कि आखिर तुम दोनों सीधे यहाँ इल्जाम लगाने कैसे आ गए। तो संयुक्ता साहिल की तरफ इशारा करते हुए जय से कहती है कि गाड़ियां जहां से ली गई थी वहां पूछताछ करो, और इस तरह साहिल जय को लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद रक्षा मीडिया के लिए स्टेटमेंट तैयार करती है और कहती है कि जनता को बताना होगा कि ये उनकी पर्सनल गाड़ी नहीं है। लेकिन संयुक्ता उसे चेतावनी देती है कि वो अभी कुछ खुलासा ना करे, वरना कातिल सबूत मिटा देगा। जिस पर रक्षा कहती है कि चुप रहने से तो विपक्ष उल्टा हमें दोषी ठहराएगा। लेकिन तुषार कहता है कि एसीपी ठीक कह रही हैं, हमारे लिए अभी चुप रहना बेहतर होगा। फिर बाहर निकलकर जय संयुक्ता से नाराज होकर कहता है कि उसे उसका अंदर का व्यवहार पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने जय को वहाँ से बाहर भेज दिया था, जबकि वो तो अपना काम कर रहा था। तो संयुक्ता जवाब देती है कि काम करने और उसे सही करने में फर्क होता है, जो जय को बाद में समझ आएगा। अब आगे रक्षा तुषार से कहती है कि देख लेना, ये खबर दबेगी नहीं, और अगर वो पहले नहीं बोलेंगे तो विपक्ष जरूर उन्हें निशाना बनाएगा। लेकिन तुषार कहता है कि एक लड़की की हत्या हुई है, इसलिए सहानुभूति लेने के बजाय हमें ये पता लगाना चाहिए कि कैंपेन की गाड़ी का इस हत्या से क्या संबंध है और उस रात गाड़ी कौन चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ जय संयुक्ता को गाड़ी के ड्राइवर मुकेश की तस्वीर दिखाता है, जो नैना की हत्या वाले दिन गाड़ी लेकर कॉलेज गया था, लेकिन उसके बाद से वो भी गायब था और उसका फोन भी बंद था। अब जय बताता है कि मुकेश का बेलापुर में एक खुफिया ठिकाना है, जिसके बाद संयुक्ता और जय फौरन बेलापुर के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ वो एक पुराने गोदाम के सामने पहुँचते हैं, जहाँ संयुक्ता वापस अपनी बंदूक से गोलियां निकालने लगती है। अब जय पूछता है कि वो फिर से ऐसा क्यों कर रही है, तो संयुक्ता कहती है कि वो सिर्फ एक ड्राइवर से बात करने आई है, किसी माफिया से नहीं। अब कुछ देर बाद संयुक्ता को मुकेश दिखता है और संयुक्ता को देखकर भागने लगता है। फिर पीछा करते हुए संयुक्ता छत पर पहुंचती है, जहां मुकेश टूटी कांच की बोतल से उस पर हमला कर देता है। लेकिन संयुक्ता उससे कहती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती है, और इतने में मुकेश बताता है कि उसने गाड़ी चोरी नहीं की और वो फिर से जेल नहीं जा सकता। लेकिन संयुक्ता पूछती है कि वो उस पार्टी की गाड़ी लेकर कॉलेज क्यों गया था, तो मुकेश बताता है कि वो असल में पार्टी का सामान कॉलेज में रखने गया था, जिसके बाद उसने नशा कर लिया और फिर तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल चला गया। ये सुनकर संयुक्ता उसे नैना की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या उसने इस लड़की को कॉलेज में देखा था, तो मुकेश कहता है कि उसने नैना के साथ एक स्केलेटन देखा था। लेकिन तभी जय आकर मुकेश को गोली मार देता है, क्योंकि उसके हाथ में टूटी हुई बोतल थी। अब मुकेश के हाथ में गोली तो लगती है, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है। लेकिन जय को देखकर वो डर से पीछे हटता है और छत से गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि मुकेश ऊपर से गिरकर घायल हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर संयुक्ता जय से कहती है कि मुकेश कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुमने उसे गोली मार दी। तो जय जवाब देता है कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो उसको मार देता। खैर, अब संयुक्ता जय को शक्ति हॉस्पिटल जाकर ये पता लगाने को कहती है कि क्या मुकेश उस रात वहाँ भर्ती था, क्योंकि मुकेश ने उसी हॉस्पिटल का नाम लिया था। अगली सुबह नैना की हत्या की खबर अखबारों में फैल जाती है, जिसके बाद रक्षा और तुषार संयुक्ता से मिलकर कहते हैं कि आखिर ये खबर मीडिया में कैसे पहुंच गई। तो संयुक्ता बताती है कि उसे नहीं पता कि ये खबर कैसे लीक हुई, ये जरूर आपका ही कोई आदमी होगा। तभी तुषार उससे कहता है कि अब उसे मजबूरन बताना होगा कि जो लाश उनकी कैंपेन की गाड़ी में मिली वो गाड़ी उसकी नहीं है, वरना लोग उसे दोषी समझेंगे। अब संयुक्ता कहती है कि यह खबर जांच के लिए जरूरी है
और अगर ये फैल गई तो कातिल सतर्क हो जाएगा। तो इस तरह तुषार एक दिन और इंतजार करने को तैयार हो जाता है। फिर थाने में जय बताता है कि मुकेश उस रात शक्ति हॉस्पिटल में भर्ती था और तुषार और रक्षा की फोन लोकेशन से पता चला है कि वो उस रात साथ थे। अब जय को नैना के फोन में सबूत मिले कि उसका ओजस के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन 1 महीने पहले दोनों में ब्रेकअप हो गया और फिर नैना ओजस को इग्नोर करती रही जबकि वो उसका पीछा करता रहा। अब जय कहता है कि शायद उसी ने नैना को मारा हो, लेकिन संयुक्ता के पूछने पर जय बताता है कि नैना के फोन की आखिरी लोकेशन रात 8 बजे कॉलेज में थी और कैंपेन की गाड़ी की भी आखिरी लोकेशन वही थी, यानी ये सब कुछ कॉलेज से जुड़ रहा है। फिर अगली सुबह तुषार जनशक्ति पार्टी की प्रेसिडेंट जानवी से मिलता है, जहां रक्षा कहती है कि तुषार सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए वो इलेक्शन जीतेगा। हालांकि जानवी कहती है कि उन्हें उनकी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत है और वो गठबंधन के लिए तैयार है, बशर्ते उसे अपने मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस वापस मिल जाए, जिसे पहले रद्द कर दिया गया था। तो तुषार ये शर्त मान लेता है और ये दोनों आने वाले चुनाव के लिए हाथ मिला लेते हैं। फिर लौटते समय रक्षा कहती है कि जानवी के साथ गठबंधन से उनकी जीत पक्की है, लेकिन तुषार कहता है कि उन्हें लाश वाली गाड़ी के बारे में जानवी को बताना चाहिए था, कहीं बाद में ये पता चलने पर वो गठबंधन ना तोड़ दे। हालांकि रक्षा जवाब देती है कि अगर जानवी को बताया तो वो गठबंधन अपनी मर्जी से चलाएगी, इसलिए बेहतर है कि प्रेस ब्रीफिंग करके हम सबको इस बारे में पहले ही बता दें ताकि जानवी इसका फायदा ना उठाए। उधर कॉलेज कैंटीन में जय संयुक्ता को फंक्शन की तस्वीरें दिखाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि नैना क्लास टॉपर थी और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और साथ ही लाश के पास जो चाबी मिली थी वो उसके लॉकर की नहीं थी। असल में नैना उस फंक्शन से रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच निकल गई थी, जबकि फंक्शन 10:30 बजे खत्म हुआ था। फिर संयुक्ता पूछती है कि नैना ने फंक्शन में कौन से कपड़े पहने थे, तो जय बताता है कि फंक्शन की वजह से सभी ने कॉस्ट्यूम्स पहने थे, लेकिन लाश मिलने पर नैना के कपड़े अलग थे, यानी उसने कपड़े चेंज किए होंगे। फिर लावण्या से पूछताछ करने पर वो उन्हें बताती है कि फंक्शन की सारी तैयारियां नैना ने की थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस रात 8 बजे अचानक चली गई। फिर जय ओजस से पूछता है कि ब्रेकअप के बाद भी वो नैना को क्यों परेशान करता था, तो ओजस कहता है कि वो उस रात खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वो बस यही कहने उसके पास गया था। हालांकि जय संयुक्ता को बताता है कि ओजस को पहले 5 बार सस्पेंड किया गया है, जिसमें 2 बार नशे की वजह से और 3 बार लड़कियों को परेशान करने के लिए। तो इस तरह वो आरोप लगाता है कि ओजस ने ही गुस्से में नैना को मारा होगा, फिर कैंपेन की गाड़ी में लाश को डालकर पानी में फेंक दिया होगा। लेकिन ओजस घबराकर कहता है कि ये सब झूठ है। फिर वो बताता है कि उस रात वो और उसके दोस्त असल में ड्राइवर मुकेश से मजाक करना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने मुकेश को नशा करवाया, जिसके बाद वो उल्टी करते हुए वहां से चला गया और फिर मैं भी वहां से वापस फंक्शन में आ गया। इतने में ओजस का पिता आकर कहता है कि तुम लोग मेरे बेटे से ऐसी बात नहीं कर सकते और इससे आगे की बात वकील से होगी। उधर हम देखते हैं कि तुषार के पार्टी ऑफिस पहुंचते ही रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, क्योंकि खबर लीक हो चुकी थी कि उनकी कैंपेन की गाड़ी में लाश मिली। इस बीच केस डिस्कशन में जय व्हाइट बोर्ड पर लिखता है कि नैना शाम 4 बजे साइकिल से कॉलेज आई, लेकिन उसके बाद उसके बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं है। ऊपर से उसकी साइकिल भी गायब है, जबकि कैंपेन की गाड़ी 7:36 पर कॉलेज में आई और 9:38 पर वहां से निकली थी और उसका ड्राइवर सीसीटीवी से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। वहीं मुकेश रात 9 बजे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और ओजस 7 बजे उसी की गाड़ी से कॉलेज पहुंचा था, लेकिन उसकी वापसी का कोई भी फुटेज नहीं है। अब संयुक्ता एक तस्वीर दिखाकर कहती है कि लावण्या ने बताया था कि नैना 8 बजे चली गई थी, जबकि ये फोटो तो 8:45 की है। फिर ये देखकर जय कहता है कि फोटो में दिख रहा है कि लड़का वही है जिसे उसने टॉयलेट में देखा था, जिसके हाथ पर स्कल का टैटू था। तभी संयुक्ता कहती है कि मुकेश ने भी बताया था कि उसने नैना के हाथ में एक स्कल देखा था। इसके बाद वो दोनों उस फोटो के बैकग्राउंड के हिसाब से उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए कॉलेज के स्टोर रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक सीढ़ी दिखती है जो नीचे जाती है। वो नीचे का कमरा गंदे शब्दों और अजीब पेंटिंग्स से भरा होता है, साथ ही जमीन पर टूटी बोतल और खून के निशान होते हैं। यहाँ पर संयुक्ता को नैना का आईडी कार्ड भी मिलता है और साथ में खून से सनी चादर को देखकर वो समझ जाती है कि यही नैना की वो आखिरी तस्वीर ली गई थी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जिनको जय बताता है कि ये रूम बंद था, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ने इसे अपना अड्डा बना लिया था। अब संयुक्ता पूछती है कि क्या नैना के खून में ड्रग्स या अल्कोहल मिला था, तो जय कहता है कि फाइनल रिपोर्ट कल आएगी, इसलिए तब तक हम ओजस और आरफ की कॉल डिटेल्स ट्रेस कर रहे हैं।
इसके बाद सीन ऑपोजिशन लीडर प्रवीण पर आता है, जो कॉन्फ्रेंस में कहता है कि तुषार जैसे लोगों को इलेक्शन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके कैंपेन की गाड़ी में एक लड़की की लाश मिली है। इतने में साहिल परेशान होकर कहता है कि सब उनसे दूरी बना रहे हैं और जानवी ने भी ये खबर सुनकर अब प्रवीण के साथ गठबंधन कर लिया है। तो तुषार कहता है कि इलेक्शन में अभी 1 महीना बाकी है और प्रवीण इस खबर को भूलने नहीं देगा। इसलिए वो गुस्से में कहता है कि संयुक्ता पर भरोसा करना उसकी गलती थी और उसे ये खबर पहले ही पब्लिक कर देनी चाहिए थी। लेकिन बाद में जब तुषार पब्लिक में अपनी बात रख रहा होता है तो कुछ लोग आकर उसके चेहरे पर कालिख पोत देते हैं। अब रक्षा उसकी कालिख पोंछते हुए कहती है कि उस ऐप डेवलपमेंट की जानकारी सिर्फ तुषार, वो और साहिल जानते थे। इसलिए वो आरोप लगाती है कि साहिल ने जानबूझकर ऐप में देरी की ताकि प्रवीण को लॉन्च करने का मौका मिले। लेकिन तुषार हैरान होकर कहता है कि साहिल उसका बचपन का दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा, जिस पर रक्षा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बीच तुषार को भी रियलाइज होता है कि जितनी बार उसने साहिल से ऐप के बारे में पूछा था तो उसने यही बोला था कि काम चल रहा है और जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि तुषार किसी धीरन नाम के आदमी को फोन करके एक केस की तहकीकात करने को कहता है। इधर एसीपी राठी रिपोर्टर्स से कहता है कि उसने इस केस के लिए अपनी सबसे बेहतरीन ऑफिसर चुनी है और जब तक केस सॉल्व नहीं होता संयुक्ता का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि नैना की हत्या को अब 3 दिन हो चुके थे। खैर, अब तुषार सोशल मीडिया पर लाइव आता है और कहता है कि एक लड़की को बेरहमी से मारा गया और देश में लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो इसमें बड़ा बदलाव लाना चाहता है और साथ में वो पुलिस से अपील करता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन लोग थोड़ी देर अच्छी बातें कमेंट्स करने के बाद उसे बुरा भला कहते हैं, जैसे कि तेरी गाड़ी में लाश मिली थी और तेरी पत्नी भी ऐसे ही गायब हुई थी, वगैरह वगैरह। लेकिन तुषार गुस्से में कहता है कि इसका उसकी पत्नी के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है और फिर वो लाइव बंद कर देता है। अब थाने में नैना के माता पिता से पूछताछ होती है, जहां जय उनसे पूछता है कि क्या नैना ड्रग्स लेती थी या ओजस के साथ रिलेशन में थी। तो पायल कहती है कि उनकी बेटी ऐसी नहीं थी कि नशा करे या किसी लड़के के साथ रहे। लेकिन इतने में उद्धव बताता है कि हाँ सर, ओजस पहले उसका बॉयफ्रेंड था और एक रात नैना ने उसे कहा था कि वो लावण्या के घर जा रही है, जबकि देर रात फोन करके उसने कहा कि पापा मुझे ओजस के घर से ले जाओ। और जब मैं वहाँ गया तो नैना बेहोश थी, लेकिन वो नशा नहीं करती थी, इसलिए मुझे शक था कि शायद उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया होगा। लेकिन मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया क्योंकि नैना ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी ओजस से नहीं मिलेगी। अब प्रेजेंट में ये बातें सुनकर पायल भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हम देखते हैं कि धीरेन तुषार को सबूत देकर बताता है कि तुषार के ही ऑफिस के एक मेल से ऐप की जानकारी लीक हुई थी। कॉलेज में पूछताछ के दौरान आरफ कहता है कि नैना खुद को सबसे होशियार समझती थी, न ड्रिंक करती थी न नशा, बस दिखावा करती थी कि वो दूसरों से बेहतर है। उधर जय लावण्या से पूछता है कि उसकी नैना से आखिरी बात क्या हुई थी, तो वो बताती है कि असल में उस रात हम दोनों में झगड़ा हुआ था। हालांकि उस रात लावण्या ने उससे कहा था कि तू जलती बहुत है, लेकिन फिलहाल वो जय से झूठ बोलती है कि नैना ने कहा था कि घर जाकर बात करेंगे और तब रात को 8 बजे थे। अब जय तुरंत पूछता है अगर नैना 8 बजे चली गई तो ओजस के फोन पर 8:40 पर उसकी फोटो कैसे आई। उधर संयुक्ता आरफ से कहती है कि उसने बताया कि वो 9 बजे बेसमेंट से निकला, लेकिन उसकी गाड़ी तो 10 बजे कैमरे में दिखी थी। फिर आखिर वो 1 घंटे कहाँ था। तो इस पर आरफ उससे झूठ बोलता है कि वो बाहर टहल रहा था। वो कहता है कि आप चाहो तो मेरे फिंगरप्रिंट्स ले सकती हो, लेकिन मैं अक्सर उस कमरे में बैठता था, इसलिए ये सबूत अदालत में काम नहीं आएगा। अब बाहर आकर संयुक्ता कहती है कि आरव और लावण्या कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बयान अलग अलग हैं। फिर जय अपनी थ्योरी बताता है कि फंक्शन में ओजस और नैना का झगड़ा हुआ होगा जिसे आरव ने सुना होगा और फिर दोनों ने नैना को ड्रिंक पिलाई होगी। इसके बाद रात 8 बजे वो उसे बेसमेंट में ले गए होंगे, जहां नैना ने चिल्लाया तो उसके सिर पर बोतल मारी गई होगी जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद घबराकर उन दोनों ने नैना को मारकर मुकेश की गाड़ी में डालकर पानी में फेंक दिया होगा। अब संयुक्ता कहती है कि अगर ऐसा था तो ओजस ने 9:30 बजे सॉरी का मैसेज क्यों भेजा और उनकी वापसी की फुटेज कहाँ है। और जब नैना फंक्शन में म्यूजिक कॉस्ट्यूम में थी तो उसकी लाश नॉर्मल कपड़ों में कैसे मिली। तो इस तरह अभी वो फाइनल रिपोर्ट के आने का इंतजार करने को कहती है और इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट एंड हो जाता है। दोस्तों, इसके पार्ट 2 को मैं कल ही पब्लिश करने वाला हूँ, इसलिए आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
अब मैं मिलूंगा इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।